हिसाब से आवाज जा रही होगी। चलिए तो शुरू करें। देखिए क्या है यार, कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहता है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो देखिए ज्योग्राफी के प्रश्न है, इसमें हमने भारत और विश्व दोनों प्रकार के ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से काली मिट्टी कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से काली मिट्टी कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी है कर्नाटक में, और ऑप्शन एफ मैंने इसलिए रखा है ताकि चूंकि मेरा पर्पस है आपको एग्जाम लेना नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन पेश करना है, इंफॉर्मेशन देना है। तो एफ एक से अधिक। तो बताइएगा काली मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है। देखिए इसका आंसर है सभी, यानी कि एक से अधिक। काली मिट्टी जो है, देखिएगा कि काली मिट्टी जो है इसको हम और किस नाम जानते हैं, इसको जानते हैं चेरनोजेम, चेरनोजेम मिट्टी। इसी को हम जानते हैं कपाशी मिट्टी। और इसी का एक नाम और भी है, वो है आपका रेगुर मिट्टी। तो ये जो है काली मिट्टी है। तो ये है आपका काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के स्वच्छ जल का वितरण सबसे अधिक है। पृथ्वी पर जो स्वच्छ जल है, जो हम लोग फ्रेश वाटर है, जो हम लोग पीते हैं पानी, तो सबसे अधिक जो है कौन से जल को जो हम लोग मीठे जल पीते हैं। आपको पता है कि जो पृथ्वी है उस पर अगर हम 100% जल की उपस्थिति माने तो 97% जो है वो क्या है, वो है सलाइन वाटर, यानी कि खारा जल है, खारा वाटर है, खारा पानी है। और बाकी जो 3% पानी जो है वो है मीठा पानी है। उसमें से जो मीठा पानी है उसमें से सबसे अधिक किस में है, यानी कि हिम के रूप में है, और पहला ऑप्शन दूसरा कि भूमिगत जल के रूप में है, ऑप्शन तीसरा कि नदी जल के रूप में है, कि ऑप्शन डी है मृदा जल के रूप में है। तो सबसे अधिक स्वच्छ जल जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, उसमें सबसे अधिक किसमें है। तो देखिए सबसे अधिक मात्रा में कहा जाता है कि हिम चादर के रूप में है, लगभग 1.79% जो स्वच्छ जल है 3% का, वो जो है हिम चादर के रूप में है। और दूसरा हम देखते हैं कि नदी जल के रूप में, और तीसरा जो भूमिगत जल जो हम लोग पीते हैं नीचे से निकाल करके वो है, और अंत में मृदा जल के रूप में है, जो मिट्टी में हम लोग जो अगर मिट्टी की खुदाई करते हैं तो मिट्टी जो गीला होता है तो उसमें बहुत सबसे कम होता है। तो जो हम लोग मीठा पानी पीते हैं उसका सबसे अधिक मात्रा जो हिम चादर के रूप में सुरक्षित है अंटार्कटिका में, आर्कटिक में, और बड़े बड़े माउंटेन रेंज के ऊपर। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु में नहीं आते हैं। याद रखिएगा भूमध्य सागरीय एक प्रकार की जलवायु है जहां पे खट्टे फलों की खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे फलों की खेती की जाती है। याद रखिएगा कि खट्टे फलों की खेती होती है यहां पर, और खट्टे फलों की खेती इसलिए होती है तो कि ताकि यहां पर इस प्रकार के मौसम होते हैं। मौसम इसका अजीब किस्म का होता है, थोड़ा सा ठंडा भी होता है, थोड़ा गर्म भी होता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु इसलिए इसका नाम पड़ा, ताकि आपने जो है नाम सुना होगा भूमध्य सागर का। भूमध्य सागर, लाल सागर, याद है कि दोनों को जोड़ने वाला एक स्वेज नहर है, ठीक है। और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है कौन, तो जिब्राल्टर जल संधि। अभी मैं इसके लिए मैप भी लाऊंगा, अब देखिएगा कि इसमें अगले स्लाइड में आएगा। तो ऑप्शन आता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु में कौन सा नहीं आता है, तो फ्रांस ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है ईरान, और ऑप्शन डी है मोरक्को। तो बताइए कि भूमध्य सागरीय जलवायु में कौन नहीं आता है। याद रखेंगे क्योंकि आप देखेंगे कि फ्रांस, इजराइल और मोरक्को, ये जो 3 कंट्री हैं वो तीनों भूमध्य सागर के आसपास में, ये भूमध्य सागर के चारों तरफ अगर आप कंट्री की बात करेंगे तो आप देखिएगा कि मोरक्को है, ट्यूनिसिया है, लीबिया है, मिस्र है, इजराइल है, गाजा जो भी विवाद का विषय गाजा है, टर्की का भी कुछ भाग है वो भूमध्य सागर के इलाके में आता है, ग्रीस है, उधर आप देखिएगा कि इटली है, तो जो है आप देखिए पुर्तगाल है, स्पेन है, इस फ्रांस भी है। तो इस सारे जो लोग हैं वो भूमध्य सागरीय जलवायु में आते हैं जहां पे खट्टे फलों की खेती होती है। आप देखिए कि यहाँ पे देखेंगे
कि ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये बोला ये भूमध्य सागरीय जलवायु का इलाका है, यहाँ से यहाँ तक का इलाका, ठीक है। इसमें जितने भी कंट्री शामिल है। अच्छा, यहाँ पर भी यूएस में जो ये है आपका जो ये अलास्का वाला रीजन है, ये भी भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है। यहाँ पे देखिए पेरू का इलाका, ये भी भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है। अफ्रीका का जो है, दक्षिण अफ्रीका जो वर्ल्ड कप में टीम आई हुई है, तो दक्षिण अफ्रीका, देखिए अफ्रीका ये पूरा होल द्वीप अफ्रीका है, ये वाला इलाका दक्षिण अफ्रीका का इलाका है। तो दक्षिण अफ्रीका के जो दक्षिण और पश्चिम तट है वो भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है, और ऑस्ट्रेलिया का ये वाला तट जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है। तो इतना आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सोनार का उपयोग, हाँ, निम्नलिखित में से सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार नाम सुने हैं? तो सोनार का उपयोग जो है किया जाता है किसमें? ऑप्शन 1 है कि आभूषण बनाने में, ऑप्शन 2 है कि समुद्र की गहराई मापने में, ऑप्शन 3 है सोना परखने में, और ऑप्शन डी है ऊंचाई मापने में। तो बताइए कि सोनार का उपयोग किस में किया जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि सोनार का उपयोग किस में किया जाता है, तो बताइए। देखिए सोनार का उपयोग जो है वो किया जाता है आपको समुद्र की गहराई मापने में। सोनार एक प्रकार का यंत्र होता है जो जहाजों में लगाया जाता है, इसकी जो है समुद्र की गहराई मापने में, ताकि जो है जो जहाज है वो अच्छे तरीके से चल सके। नीचे कोई पहाड़, नीचे का जो समुद्र में जो ग्वेट होता है, पहाड़ होता है, या जो है आप देख सकते हैं कि ये एक और शब्द आता है उसके लिए, जो है क्रेटर, तो उसमें टकरा न जाए, इसलिए सोनार से उसका गहराई मापी जाती है समुद्र की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अजय की सहायक, हाँ, निम्नलिखित में से अजय किसकी सहायक नदी है? अजय एक रिवर है, ठीक है, अजय एक रिवर है। तो याद रखिएगा कि अजय किसकी सहायक नदी है? निम्नलिखित में से अजय किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन 1 में है महानदी, ऑप्शन बी में हुगली, ऑप्शन सी में गंगा, और ऑप्शन डी में ब्रह्मपुत्र। तो अजय जो है किसकी सहायक नदी है? जल्दी बताइए। देखिए अजय जो है वो सहायक नदी है हुगली की, है ना। यहाँ पे देखिएगा आपको दिख जाएगा, ये जो है पूरा मैप है, ये है हुगली नदी, ये वाला आपको अगर दिख रहा हो तो मे भी देखिएगा, ये आपको जो है ये वाला इलाका, ये वाला नदी है वो आपको दिख जाएगा, ये हुगली रिवर है। और यहाँ पे आपको अजय नदी दिख जाएगा। तो अजय नदी सहायक नदी है किसकी? हुगली की, है ना। देखिए एक आपको दिख जाएगा, ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी यहाँ पर एक है बराकर नदी, ठीक है। देखिए बराकर नदी पर एक डैम है यहाँ पर, मैथन डैम। ये बहुत बार पूछता है मैथन डैम किस नदी पर है, तो ये है बराकर नदी पर। इसको भी आप लोग एक बार याद रखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। और बाकी तो ये सब नीचे छोटी छोटी सी नदियां हैं। तो यहाँ आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चाड झील जो है किस देश की सीमा से नहीं लगता है? चाड झील नाम सुना ही होगा आपने। चाड झील जो है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा से नहीं लगता है? चाड झील, है ना। चाड झील जो है वो कौन सी देश की सीमा से नहीं लगता है? आपको बता दूं, जो चाड झील है वो अफ्रीका में है ना। अफ्रीका में और भी झील है। चाड झील है, विक्टोरिया झील है, टाना झील है, टुर्काना झील है, एडवर्डा झील है, लेक क्योगा है, लेक मालावी है। तो ये सब जो झीलें हैं वो अफ्रीका में ही है। तो याद रखेंगे कि चाड झील जो है वो किस देश से नहीं लगता है? तो याद रखें नाइजर से, चाड से, नाइजीरिया से और ट्यूनिशिया से। तो चाड झील आप देखेंगे यहाँ पर कि किससे नहीं लगता है, मैप में देख लीजिए। ये है चाड देश है, ये चाड लेक है, चाड झील यही है। तो नाइजर से लगता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि नाइजीरिया से लगता है। यहाँ पे देखिएगा कि कैमरून से लगता है। यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कि चाड से लगता है। तो इसमें से नहीं लगने में कौन है भैया? तो आपको देखिएगा ट्यूनिशिया से नहीं लगता है, ये नाइजीरिया से लगता है, चाड से लगता है, नाइजर से, चाड से, नाइजीरिया से लगता है, ट्यूनिशिया से नहीं लगता है चाड झील। अब अगले प्रश्न पे आ जाइए कि तेज हवा, याद रखिएगा कि तेज हवा वाली रात्रि में, है ना, तेज हवा वाली जिस रात को तेज हवा चल रही हो उसमें ओस नहीं बनता, क्यों? जिस रात में तेज हवा चल रही हो उसमें ओस नहीं बनता, इसका कारण क्या है? जिस रात में जो है तेज हवा चल रही हो वहां ओस नहीं बनता, इसका कारण क्या है? बताइएगा। देखिए जिस रात में तेज हवा चलती है वहां ओस नहीं बनता, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन 1 है कि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, ऑप्शन बी है हवा में नमी कम हो जाती है, और ऑप्शन सी है तापमान उच्च रहता है,
और ऑप्शन डी है आकाश साफ नहीं रहता। तो तेज हवा वाले जो रात्रि में ओस नहीं बनता, इसका कारण क्या है जो बताइए। तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, हवा में नमी कम होती है और तापमान उच्च रहता है और आकाश साफ रहता है। तो बताइए कि ओस नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण इसमें क्या है। तो ऑप्शन बी जो है वो ओस नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण है कि हवा में नमी कम रहती है, क्योंकि तेज हवा चलता है तो उसमें क्या होता है ना कि जो है हवा जो क्या कहते हैं जो ह्यूमिडिटी है उसको एक जगह पर टिकने नहीं देता, तो जो है वो ओस नहीं बन पाता है। आगे देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पेंगुइन पाई जाती है कहां। पेंगुइन नाम देखा होगा, मैंने आपको दिखा भी दिया कि पेंगुइन इस प्रकार के होते हैं। तो पेंगुइन कहां पाई जाती है, अधिकांश पेंगुइन कहां मिलते हैं आपको। देखिए पेंगुइन तो जहां जहां पे आप देख सकते हैं कि स्नो इलाका है वहां पे आपको पेंगुइन दिखेंगे, लेकिन एक मोस्ट ऑफ द जो रीजन है जहां पे ज्यादा पेंगुइन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कहां पे, तो याद रखिएगा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन बी है रूस में, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका में और ऑप्शन डी है अफ्रीका में। तो देखिए पेंगुइन जो है मोस्ट ऑफ द पेंगुइन पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका जो भारत सॉरी जो पृथ्वी का साउथ पोल जो है वो वहीं पे है, तो अंटार्कटिका में सबसे अधिक पेंगुइन पाए जाते हैं, याद रखिए। पेंगुइन एक प्रकार का जो है पक्षी तो नहीं कर सकते, मतलब उड़े वाला तो नहीं, लेकिन हाँ पक्षी की श्रेणी में आता है। अक्सर इस जो है एक मांसाहारी पक्षी है जो मछली पकड़ के खाता है और ये जो है समुद्र में जो है रहता है, मतलब समुद्र में और यहाँ पे स्नो पे ज्यादा रहता है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए सूफी संत के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। सूफी संत तो समझते ही होंगे, सूफी संत वे संत हैं जो भारत में इस्लाम को प्रमोट करने के लिए आए थे। कहा जाता है कि भारत में जितना इस्लाम जो है फैला है वो तलवार के दम पे नहीं, सूफीज्म के दम पे फैला हुआ है। देखिए एक वर्ग का कहना है, मेरा अपना मानना नहीं है। सूफीज्म जो है इसने इस्लाम को सॉफ्ट कर दिया है। इस्लाम की दो व्याख्या होती है, एक तरीकत और दूसरा शरीयत, ठीक है। शरीयत वो है जो इस्लाम की कठोर व्याख्या है यानी कि रूढ़िवादी व्याख्या है, और तरीकत वो है जो इस्लाम की उदारवादी व्याख्या है, दैट इज कॉल्ड तरीकत। तो जो सूफीज्म है वो तरीकत को प्रमोट करता है, इस्लाम को सॉफ्ट रूप में प्रमोट करता है। तो जो सूफी संत होते हैं वो एक संत प्रकार के होते हैं, एक संत होते हैं जो लग्जरियस जीवन से हटे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कैसे साधु संत होते हैं, उसी प्रकार से जो है इस्लाम में भी संत होता है, उसको हम सूफीज्म के रूप में जानते हैं, सूफी संत के रूप में जानते हैं। सूफी का अर्थ क्या होता है, पूछा होता है सूफी का अर्थ क्या होता है। सूफी के दो अर्थ निकाले जाते हैं। सूफी का एक अर्थ होता है मोटा कंबल, या फिर दूसरा उसका अर्थ होता है एक चबूतरा जहां पर बैठ करके कोई गुरु जो अपने शिष्य को शिक्षा देता है, उसको हम सूफी कहते हैं। तो याद रखिए सूफी संत के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन कौन है। ऑप्शन ए है कि खानकाह में निवास करते थे वे, घर घर के कहानी सुनाते थे, डी हाँ सी ऑप्शन है कि दुख के गीत गाते थे, और हिंदू उसके करीब नहीं आते थे। तो बताइए कि सूफीज्म का इसमें कौन सा जो कथन है सूफीज्म के संदर्भ में, सूफी संत के संदर्भ में असत्य कौन है, गलत कौन है। तो याद रखिए जो डी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि सूफीज्म आप देखेंगे कि चाहे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हो, या फिर बाबा फरीद की दरगाह हो, या फिर जो है शेख बंदा नवाज गेसु दराज की जो दरगाह है आपको जो है यहाँ पे हैदराबाद में वहां पे हो, या फिर शेख सलीम चिश्ती का दरगाह हो, इस सारे दरगाहों पर जितना मुस्लिम नहीं जाते उतना हिंदू जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इसमें जो है आप देखें कि हिंदू उनके करीब बिल्कुल जाते थे। जो ऑप्शन आपका ये गलत है, आपका डी ऑप्शन गलत है। तो अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए। जो झीलें हैं उसको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। तो याद रखिएगा कि टाना झील, एडवर्टा झील, विक्टोरिया झील, मालावी झील। ऑप्शन बी में है मालावी झील, एडवर्टा झील, हाँ एल्बर्टा झील, टाना झील और तुर्काना झील। टाना झील, एल्बर्टा झील, तुर्काना झील और विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील, एल्बर्टा झील, एडवर्ड झील और मालावी झील। देखिए जो है ये झीलें जो है ना वो कहाँ की हैं आपको पता है। ये झीलें जो है वो अफ्रीका की है। अफ्रीका में एक महान भ्रंश घाटी है, महान भ्रंश घाटी। तो महान भ्रंश घाटी में कई झीलें स्थित है। अच्छा अफ्रीका में एक सबसे बड़ा जो झील है माना जाता है कि वो विक्टोरिया झील है। तो विक्टोरिया झील जो है वो जो महान भ्रंश घाटी है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, उसका पार्ट नहीं है, ये अलग पार्ट है, अलग ही एक झील है वो विक्टोरिया झील जो सबसे बड़ा झील है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है विक्टोरिया झील के बारे में। आप यहां पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा झील उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो
आप देखिए कि ये अफ्रीका आपको दिख जाएगा इस प्रकार से, अफ्रीका है तो अफ्रीका में यहाँ उत्तर इधर हो गया और दक्षिण नीचे हो गया, ठीक है। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कौन सा झील है आप देखिए एक बार, ऐसे मुझे तो याद है टाना, टुरकाना, एडवर्टा, एल्बर्टा। तो अब इसका मैप है, मैं आपको दिखा दूंगा मैप से तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले टुरकाना झील, यहाँ पे देखिए है ना टुरकाना झील, हाँ देखिएगा यहाँ पे ये है टुरकाना झील, ये अफ्रीका, यहाँ पे टुरकाना झील सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अच्छा लेक क्योगा, यहाँ पे देखिए लेक एल्बर्टा, तो टुरकाना के बाद लेक एल्बर्टा, उसके बाद लेक क्योगा यानी कि क्योगा झील, उसके बाद जो है हाँ यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा एक लेक क्योगा, एक बाद यहाँ पे दिख जाएगा लेक विक्टोरिया यहाँ पे आपको है, फिर लेक कीबू है ना, फिर लेक टेंगानिका ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये टेंगानिका लेक है, एक है लेक रुकावा, एक आपको मिल जाएगा लेक मवेरू, एक मिल जाएगा लेक बेंगावेलू, और एक मिल जाएगा लेक मालावी ये यहाँ पे, और एक मिल जाएगा लेक हाँ चिल्वा लेक, और एक मिल जाएगा मिल जाएगा करीवा लेक, करीवा बांध, ये करीवा बांध। देखिए करीवा बांध बार बार पूछते हैं, लेक करीवा बांध इसलिए पूछते हैं क्योंकि करीवा जो बांध है वो जाम्बेजी नदी पे है, ठीक है, करीवा बांध जाम्बेजी नदी पे है। तो इतने सारे याद रखिएगा, इतने सारे जो लेक आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये जो लेक है करीवा बांध को छोड़ करके सारे लेक महान भ्रंश घाटी का पार्ट है, और विक्टोरिया लेक जो है वो महान भ्रंश घाटी का पार्ट नहीं है, इसलिए बार बार पूछना है एग्जामिनेशन में, तो इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक होती है क्यों, पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक होती है। अब कहां पे अधिक मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुस्थल जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, एक जो होता है जो ठंडी मरुस्थल है ना, और एक होता है गर्म मरुस्थल। तो ठंडी मरुस्थल कौन है और गर्म मरुस्थल कौन है? ठंडी मरुस्थल का मतलब वो मरुस्थल की बात मत समझ लीजिएगा जो अंटार्कटिका में है ना, अंटार्कटिका जो दुनिया का सबसे मतलब पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, अंटार्कटिका मरुस्थल, वो चूंकि वो बर्फ से ढका हुआ है वहां पर भी कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ा जो गर्म मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पर जो है मैं कह रहा हूं वैसे मरुस्थल जो ठंडे इलाके में होते हैं, जैसे मतलब देखिएगा कि गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, तारीम मरुस्थल, तारीम है, तुंगन है, गोबी है, टकला मकान है, ये सारे मरुस्थल जो कोल्ड मरुस्थल है। और बाकी आप देखिए कि थार है, रबल खाली है, दस्ते कबीर है, दस्ते लूट है, नाबिब है, नूबियन है, अटाकामा है, और ऑस्ट्रेलिया में देखिए कि विक्टोरिया है, वहां पे मोजेब है, सोनोरन अमेरिका में है। ये सारे मरुस्थल जो है आपको मिल जाएगा कहां पर, तो वो मिल जाएंगे आपको जो है गर्म मरुस्थल है, ठीक है। तो याद रखिए कि सब जो अधिकांश मरुस्थल है वो कहां मिलेंगे, ऑप्शन एक है 0 डिग्री अक्षांश पर, ऑप्शन बी है 23 डिग्री अक्षांश पर, ऑप्शन सी है 50 डिग्री अक्षांश पर, और ऑप्शन डी है आपका 70 डिग्री अक्षांश पर। तो सारे मरुस्थल जो अधिकांश मरुस्थल आपको मिलेंगे कहां पर, तो आप देखिएगा यहां पर कि लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर, 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में सारे मरुस्थल आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये पूरा का पूरा इलाका जो मरुस्थल का इलाका है यहाँ से, तो 20 से 30 डिग्री अक्षांश पर आपको देखिएगा कि लगभग 23 डिग्री अक्षांश के ऊपर 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में सारे आपको गर्म मरुस्थल मिल जाते हैं, ठीक। तो अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रैंड कैनियन है कहां पर, और ग्रैंड कैनियन क्या है, कहने का मतलब क्वेश्चन जो पूछने का तरीका मतलब ये है कि ग्रैंड कैनियन क्या है। ये ग्रैंड कैनियन यहां पे मैं लिख देता हूं क्या है, प्रश्नवाचक। एक खड्डा है, एक तोप है, एक नदी है, एक ज्वालामुखी है, ग्रैंड कैनियन क्या है? देखिए ग्रैंड कैनियन एक खड्डा है और ये है कहां पे, तो ये आपको दिख जाएगा अमेरिका में एरिजोना राज्य है, वहां पे आपको दिख जाएगा ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन की जो गहराई है ना, ग्रैंड कैनियन की जो गहराई है लगभग 6000 मीटर मानी जाती है कि 6000 फुट मानी जाती है ग्रैंड कैनियन की गहराई, ठीक। तो ये ग्रैंड कैनियन आपको दिख जाएगा कहां पे, अमेरिका में। अच्छा अमेरिका में एक और भी है, एक और जगह है उसको कहते हैं डेथ वैली, अमेरिका में है। एक और अमेरिका में है, वो है कौन सा पार्क, तो अल्फ्रेड नेशनल पार्क है, जहां पे क्या मिलता है हमको, वहां पे एक है ये गीजर है ना, तो गीजर आप देखिए कि वहां पर भी मिलता है, गीजर में जो फुब्बारा निकलता है पृथ्वी के नीचे से, वो देखिए। अच्छा अब अगला प्रश्न है कि भारत की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत की जो आय है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है कृषि है, ऑप्शन बी में है सेवा क्षेत्र,
ऑप्शन सी में है उद्योग और ऑप्शन डी में है खनन। तो भारत में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आय क्या है बताइए? भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आय क्या है? सॉरी, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है ये बताइए। हम भारतीय अर्थव्यवस्था में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कृषि है, सेवा है, उद्योग है कि खनन है? तो बताइएगा। अच्छा, इसमें बताइए कि कृषि क्षेत्र को किस में रखा जाता है? देखिए, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक, और खनन को भी प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, सेवा तृतीय क्षेत्र में आता है और उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो भारत में जो आय है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, यह है आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से लगभग 60% आय हम लोग उपलब्ध करवाते हैं और 17% से लेकर के 20, मतलब 17 से 20% के बीच में हम लोग आय कृषि से करते हैं और बाकी उद्योग से करते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर क्रीक कहां स्थित है? सर क्रीक जो है ऑप्शन में है, देखिए, पंजाब में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर में। तो सर क्रीक, देखिए, सर क्रीक एक मतलब रेखा है, एक बाउंड्री लाइन है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो सर क्रीक जो है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये मिलता कहां पे आपको? तो मिल जाएगा आपको अरब सागर में, जो खास करके जो दलदली रीजन है, यानी कि कच्छ का रीजन है गुजरात का, वहां पे आपको दिख जाएगा सर क्रीक। तो ये आपका है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत में, ऑप्शन बी है अवशिष्ट पर्वत में, ऑप्शन सी है प्राचीन मोरदार पर्वत में और ऑप्शन डी है नवीन मोरदार पर्वत में। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है बताइए? विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो देखिए, ऑप्शन है इसमें ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत। देखिए, सबसे ऊंची चोटी जो है वो किसमें? तो हिमालय में है। हिमालय में, हिमालय जो पर्वत है वो मोरदार पर्वत है, मोरदार पर्वत, या फिर इसी को हम कहते हैं बलित पर्वत, बलित पर्वत है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, एवरेस्ट है ना। ये पड़ता कहां है? तो नेपाल में, ये नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा, सागर माथा के नाम जानते हैं। और तिब्बत में इसको किस नाम जानते हैं? तो तिब्बत में जानते हैं चोमोलुंगा, चोमोलुंगा। और दुनिया इसको किस नाम जानती है? एवरेस्ट के नाम से, एवरेस्ट के नाम से। अच्छा, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 8,848 मीटर। अभी कहीं कहीं 50 मीटर आपको लिखता है, लेकिन वैलिड नहीं है अभी, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा विश्व सबसे ऊंची चोटी यहां पर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रवाल के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। प्रवाल, प्रवाल क्या होता है? प्रवाल के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए, बताइए। ऑप्शन है एक कि जो है तापमान 30 से 35 डिग्री होना चाहिए। प्रवाल जो है, प्रवाल को हम इंग्लिश में कहते हैं कोरल, है ना, कोरल। तो ऑप्शन एक है कि तापमान 30 से 35 डिग्री होना चाहिए प्रवाल को जीवित रहने के लिए। ऑप्शन 2 है कि लवण युक्त जल होना चाहिए। ऑप्शन सी है कि जल साफ होना चाहिए। ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो बताइए कि प्रवाल के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, प्रवाल के लिए ये दोनों ऊपर का दोनों चीज होना चाहिए, लवण युक्त जल भी होना चाहिए और तापमान जो है 30 से 35 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रवाल मिलेंगे और बाकी जो है आपको प्रवाल नहीं मिलते। प्रवाल भारत में कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में मिलेंगे प्रवाल आपको, निकोबार में। लक्षद्वीप में आपको मिलेंगे, लक्षद्वीप में मिल जाएंगे आपको। मन्नार की खाड़ी में आपको प्रवाल मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल जो रीफ है वो कौन है? वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है भैया? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहां पर? तो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएगा ये ग्रेट बैरियर रीफ। इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 1900 किलोमीटर है। किसकी? तो ग्रेट बैरियर रीफ की। अगला प्रश्न पे आ जाइए कि पटना के पास मानसून कब पहुंचता है? पटना, पटना के पास मानसून कब पहुंचता है? तो आपको पता है ना कि भारत में मानसून कब आता है? भारत में मानसून आने का टाइम कब है? तो भारत में मानसून आने का टाइम है 1 जून, है ना। 1 जून को भारत में मानसून आ जाता है। तो पटना के पास पहुंचता है कब? तो जो है
हाँ, पटना के पास पहुंचता है 20 जून को, ऐसे पहुंचता है पटना में, तो 20 से 25 जून को पटना में मानसून पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है, जायद फसल, ठीक है, सॉरी जायद फसल नहीं है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल नहीं है, बताइए जायद फसल कौन नहीं है। ऑप्शन है कि कद्दू, ऑप्शन खीरा, ऑप्शन सी है भिंडी और ऑप्शन डी है सरसों। कौन जायद फसल नहीं है? तो याद रखिएगा कि जितना भी ये सब्जी वाला पार्ट है ना, वो सब जायद फसल में आता है। सरसों जो है वो आता है रबी फसल में, तो सरसों रबी फसल में आएगा। ऐसे तिलहन में भी आता है सरसों। अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में कौन भ्रंश घाटी से नहीं बहता है। कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से नहीं बहता है? तो अब इसका जो है ऑप्शन देखिए कि एक है दामोदर घाटी, बी है महानदी, सी है नर्मदा घाट नदी और डी है ताप्ती नदी। तो याद रखिए कि कौन सा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से नहीं बहता है, बताइए कौन सा नदी जो है भ्रंश घाटी से नहीं बहता है। तो नहीं बहने में आपको मिल जाएगा कौन सा, महानदी, है ना, महानदी भ्रंश घाटी से नहीं बहता है। बाकी नर्मदा जो है, ताप्ती जो है वो भ्रंश घाटी से बहता है। ठीक, अच्छा, नर्मदा नदी ताप्ती नदी कहाँ गिरता है? तो ये गिरता है अरब सागर में, अरब सागर में। और दामोदर नदी और महानदी ये दोनों गिरता है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा। दामोदर की एक सहायक नदी है कौन सा? बराकर, बराकर नदी। इसका एक, इस पर बराकर नदी पर एक डैम है मैथन, है ना, मैथन डैम जो है बराकर नदी पर है। देखिए एक और नदी है बराक, बराक नदी है। बराक नदी जो है आपको मिल जाएगा कहां पे? तो ये मिल जाएगा आपको त्रिपुरा में, मणिपुर में, और ये आता है कहां पे? बंगाल में, बंगाल की सॉरी पश्चिम बांग्लादेश में आके इंटर कर जाता है और मिल जाता है जाकर कहां से? तो गंगा नदी में मिल जाता है आकर के यहाँ। मेघना, इसको गंगा में जाकर के वो आगे गंगा नदी आगे जाकर के मेघना बन जाती है और मेघना से मिल जाता है बराक नदी, जो भारत से शुरू होकर के बांग्लादेश में बहता है। हाँ, अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव वन के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। मैंग्रोव वन, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। मैंग्रोव वन के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन है कि यह खारे पानी में होता है ना, ऑप्शन है कि यह खारे पानी में होता है। ऑप्शन बी है कि समुद्र तट को बचाता है। ऑप्शन सी है कि इसकी लकड़ियां मुलायम होती है और ऑप्शन डी है कि यह झाड़ी युक्त होता है। तो इसमें सत्य कथन बताना है कि जो है ये इसमें सही कौन है। देखिए एक ऑप्शन और इसमें होना चाहिए एफ, कि इनमें से सभी, इनमें से सभी, है ना। तो देखिए इसमें जो है मैंग्रोव के संदर्भ में, है ना, वो सारे कथन सत्य हैं कि यह खारे पानी में होता है, बिल्कुल होता है। यह समुद्र के तट को बचाता है, बिल्कुल समुद्र के तट को बचाता है मैंग्रोव। और इसकी लकड़ियां मुलायम होती है, बिल्कुल लकड़ियां मुलायम होती है। और ये झाड़ी युक्त वन होता है, बिल्कुल ये झाड़ी युक्त वन होता है। जो है हमने इसका फोटो नहीं लगाया, नहीं तो मैं लगाता, आपको दिखाई पड़ जाता, आपको समझ में आ जाता है चीजें। तो याद रखिएगा कि ये इसमें सभी डी एफ ऑप्शन सही है इसके। और देखिए मैंग्रोव जो है भारत में सबसे अधिक बंगाल की खाड़ी में आपको मिल जाएगा, यानी कि बंगाल में मिल जाएगा। उसके बाद मैंग्रोव आपको मिल जाएगा कहाँ पे? गुजरात में। उसके बाद महाराष्ट्र में आपको सबसे अधिक मैंग्रोव मिलेगा। ऐसे पूरे जो तटीय इलाके हैं ना, वहां पे कुछ इलाकों पे आपको मैंग्रोव मिल जाएंगे। मैंग्रोव पर सरकार जो है वो बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि हमारे क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में या फिर अभी वर्तमान कुछ सालों से ही आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक मात्रा में हमारे क्या जो है तूफान आ रहे हैं, खास करके चक्रवात की स्थिति काफी बन रही है। एक जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो चक्रवात आता है तो आप देखिए कि समुद्र तट जो होते हैं वो काफी कट जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए मैंग्रोव रोप को जो है लगाया जाता है। तो मैंग्रोव आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखिए ऑप्शन है एक कि असम में है, ऑप्शन बी मेघालय में है, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में है और ऑप्शन डी त्रिपुरा में है। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो आपको मिल जाएगा मेघालय में। मेघालय में और क्या मिल जाएगा? चेरापूंजी मिल जाएगा। अच्छा, चेरापूंजी पहले सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र था, अब कौन हो गया? मानसिन
राम आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको मेघालय में क्या मिल जाएगा? मेघालय में 3 पहाड़ी मिल जाएगी। कौन? गारो, खासी और जयंतिया। अच्छा, इसका नाम किस पे रखा गया है? तो ट्राइबल सोसाइटी के नाम पर रखा गया है, यानी कि जो जनजातीय समाज है इसके नाम पे रखा गया है इसका गारो, खासी, जयंतिया नाम। ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मालदा गारो गैप। और ये जो है मेघालय का जो पहाड़ है वो किसका पार्ट है? वो अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में सजाइए। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में आपको सजाना है। तो नंगा पर्वत ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन 1 में है कि नंगा पर्वत, उसके बाद काराकोरम, मकालू और कांचनजंगा। ऑप्शन बी में है नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी और नामचा बरवा। और K2 है सी में, K2 है नंगा पर्वत, धौलागिरी और कांचनजंगा, नंदा देवी और धौलागिरी और K2। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको सजाना है। तो अब बताइए कि सबसे पहले कौन होगा? तो याद रखिए सबसे पहले K2 होगा, उसके बाद नंदा देवी होगा, उसके बाद नंगा पर्वत होगा, उसके बाद धौलागिरी होगा। आप एक मैप में देख लीजिए, मैप पे आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए कि K2 यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे K2 है। हाँ, देखिए कि यहाँ पे K2 आपको दिख जाएगा, ये काराकोरम है ना। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे कामेत है, यहाँ पे नंदा देवी आपको दिख जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे नामचा बरवा इस इलाके में आपको दिख जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर विवाद है, कभी भारत के फेवर में इसको कहा जाता है, कभी चाइना के टेरिटरी में इसको बताया जाता है। तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है 1 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो गुरु शिखर जो है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? पहले गुरु शिखर है क्या? तो गुरु शिखर एक पर्वत की चोटी है। वो कौन सी पर्वत? तो अरावली पर्वत की चोटी है गुरु शिखर, है ना। तो आप देखिएगा कि ये है राजस्थान में, गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चंद्रा एवं भागा, है ना, चंद्रा एवं भागा, ये चंद्रा है, ये चंद्रा एवं भागा किसकी सहायक नदी है? चंद्रा एवं भागा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन 1 है रावी की, ऑप्शन बी में सतलज की, ऑप्शन सी में ब्यास की, ऑप्शन डी में झेलम की। तो चंद्रा एवं भागा किसकी सहायक नदी है? चंद्रा एवं भागा किसकी सहायक नदी है? तो देखिएगा ये चंद्रा भागा जो है वो सहायक नदी है किसकी? चेनाब की। ओ, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन है चेनाब की सहायक नदी है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये चेनाब की सहायक नदी है चंद्रा एवं भागा। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पे चलिए। हाँ, अगला प्रश्न है कि एल नीनो के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। एल नीनो के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए, बताइए। एल नीनो के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है कि एल नीनो की घटना भारत में होती है। बी ऑप्शन है कि गर्म धारा का ठंडी धारा में बदलना एल नीनो कहलाता है। ऑप्शन सी है कि इसके कारण पेरू चिली के तट पर वर्षा होती है। और ऑप्शन डी है कि एल नीनो का मुख्य कारण आर्कटिक धारा है। बताइए कि एल नीनो के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं कि एल नीनो की घटना भारत में होती है। ठीक है। ऑप्शन बी है कि गर्म धारा का ठंडी धारा में बदलना एल नीनो कहलाता है। याद रखिएगा, गर्म धारा का ठंडी धारा में बदलना एल नीनो कहलाता है। ऑप्शन सी है कि इसके कारण पेरू चिली तट पर वर्षा होती है। और एल नीनो का मुख्य कारण आर्कटिक धारा है। इसमें से सत्य कौन है? देखिए, एल नीनो जो है ना कि घटना भारत में होती है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एल नीनो एक फेनोमेना है जो घटता कहाँ है? पेरू चिली के तट के नजदीक में। तो भारत में इसका प्रभाव होता है, न कि भारत में होती है। दूसरा ऑप्शन है कि गर्म धारा का ठंडी धारा में बदलना एल नीनो कहलाता है। नहीं, ठंडी धारा का गर्म धारा में बदल जाना एल नीनो कहलाता है। आगे कि इसके कारण पेरू चिली के तट पर वर्षा होती है, ये सही है। और एल नीनो का मुख्य कारण आर्कटिक धारा है, ये भी गलत है। एल नीनो का जो मुख्य कारण है वो जो ये है, क्या कह सकते हैं कि विषुवतीय प्रतिधारा है ना, इसका जो बदल जाना है ना, विषुवतीय प्रतिधारा जो है ये उसका जो है आप कह सकते हैं कि पेरू चिली की धारा की ओर मुड़ जाना, आप कह सकते हैं कि एल नीनो का एक मुख्य कारण है। जो पेरू चिली की धारा है वो ठंडी जल धारा है, वो गर्म में तब्दील हो जाती है। इसके कारण जो है यहाँ पर
जो है एक जो तट है वो वर्षा खास करके पेरू का तट पर वर्षा होना शुरू हो जाता है। और वो जो तट है आप देखिएगा, मैं एक मैप के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। ये वाला इलाका है, यहाँ से शुरू हो जाता है एल नीनो, और ये जो है प्रतिधारा बदल करके ये उल्टा हो जाता है। यही ये वाला इलाका, ये उल्टा होने के कारण जो है एल नीनो की स्थिति हो जाती है। और ये देखिएगा कि एल नीनो जो है जब नहीं होता, जब ला नीना होता है तो ये ऐसे होता है, ऐसे चलता है। देखिए यहाँ पे गर्म, यहाँ पे ठंडी जल धारा है, ये सीधा चल रहा है और ये इलाका गर्म होता है और यहाँ से एक सेल बनता है यहाँ पर, ये हिंद महासागर में, यहाँ पे इसको कहते हैं मस्करीन हाई बेसिन। तो एक सेल यहाँ बनता है और एक सेल यहाँ बनता है ऐसे, और एक सेल यहाँ बनता है, ठीक है। और मस्करीन हाई बेसिन में से एक सेल बनता है भारत के लद्दाख, भारत के जो ये आप देख लद्दाख देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे सेल बनता है। तो इसके कारण एक फिनोमेना है, आप ज्योग्राफी में इसको अच्छे से समझिएगा तब होगा। तब जो है अगर ये सेल कमजोर हो जाता है, यहाँ पे ये सेल इस तरीके से हो जाता है, तो न यहाँ पे वर्षा होती है, न यहाँ पे वर्षा होती है, न भारत में वर्षा होती है। तो भारत में वर्षा की कंडीशन समाप्त हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न आइए कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट में शामिल नहीं है। पश्चिमी घाट में शामिल कौन नहीं है ना? पश्चिमी घाट में शामिल कौन नहीं? ऑप्शन ए है थाल घाट, ऑप्शन बी है भोर घाट, ऑप्शन सी है पाल घाट और डी है हल्दी घाट। तो याद रखिए, देखिए कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट घाट, ये सब जो है आपको पश्चिमी घाट में मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा हल्दी घाट, ये शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही है, ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है खैबर दर्रा, ऑप्शन बी है कोमल दर्रा, ऑप्शन डी है बोलन दर्रा, ऑप्शन डी है गोमल दर्रा। फिर से एक और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन एक है खैबर दर्रा, ऑप्शन बी है कोमल दर्रा, ऑप्शन बी है बोलन दर्रा और ऑप्शन डी है गोमल दर्रा। बताइए कि कौन सा दर्रा पाकिस्तान में नहीं शामिल है? देखिए पाकिस्तान में नहीं शामिल होने वाला दर्रा है, उसका नाम है कोमल दर्रा। ये तीनों दर्रा जो है बोलन दर्रा, गोमल दर्रा और जो है खैबर दर्रा, ये तीनों दर्रा जो है पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में इन्हीं दर्रा के माध्यम से भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं प्राचीन काल में, ठीक है, इन्हीं दर्रा के माध्यम से हुए हैं। चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम आया हो, चाहे महमूद गजनी आया हो, मोहम्मद गोरी आया हो या फिर बाबर आया हो, इस सारे जो है इन्हीं दर्राओं से हो करके भारत में पहुंचे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न अगला है कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है। प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है। ऑप्शन एक है कि शिवालिक सदृश, ऑप्शन बी है नागा पटकोई पहाड़ी सदृश, ऑप्शन सी है अरावली पर्वत सदृश और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर और डेक्कन पठार सदृश। जो भी ज्योग्राफी पढ़े होंगे इनको पता होगा कि मेघालय किसका पार्ट है। तो मेघालय जो है छोटा नागपुर और डेक्कन पठार सदृश इसी का पार्ट है मेघालय। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका के बीच स्थित नहीं है। याद रखिएगा कि प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित नहीं है। नहीं वाला प्रश्न याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन गलत होता है, नहीं वाला। तो अब इसका पहला ऑप्शन है आदम का ब्रिज, ऑप्शन बी है पंबन द्वीप, ऑप्शन सी है रामेश्वरम और ऑप्शन डी है कच्चा थिब्बू और ऑप्शन एफ है इनमें से एक से अधिक। अब बताइए कि कौन जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित नहीं है। अब बताइए, देखिए ये ऑप्शन जो है ना, ये एफ वाला ये कट गया है आधा कि इसमें से एक से अधिक, हाँ इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक होना चाहिए था। तो ये इसमें भी है इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब सही हो जाएगा। ये मतलब एडम का ब्रिज, जो इसको आदम ब्रिज भी कहते हैं, वो भी है भारत श्रीलंका के बीच में ही है। पंबन द्वीप ये भी है। रामेश्वरम जो है, देखिए अब रामेश्वरम है भारत में है ना, लेकिन वो बीच में पड़ जाता है। तो इसको भी हम अगर काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो है आप इसको हम काउंट ही करेंगे। और कच्चा थिब्बू ये भी जो है एक द्वीप है जो विवाद का कारण रहा है। 1974 में इंदिरा गांधी ने कच्चा थिब्बू को दे दिया था एस भंडारनायक के, उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे उनको, ठीक है, वहां के राष्ट्रपति शायद थे, तो उनको नहीं, प्रधानमंत्री थी, तो उनको दे दिया था 1974 में, 1944 में 74 में इनको दे दिया था। तो आज भी विवाद का विषय कच्चा थिब्बू। तो याद रखिए इसमें ऑप्शन एफ सही है कि इसमें से एक से अधिक। आप देखिए, अच्छा सॉरी, देखिए हाँ ये कुछ मैप है, आप देखेंगे कि श्रीलंका है, ये भारत है, तो ये यहाँ पे रामेश्वरम बीच में ही आ जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हम बीच में रखते हैं कि हाँ ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो
यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख जाएगा रामेश्वरम। ये पूरा को हम कहते हैं आडम का ब्रिज, मतलब आदम का ब्रिज, ठीक है। ये जो ये इलाका है पम्बन द्वीप का, यहाँ पर भी है पम्बन द्वीप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कच्चा तिबू मिल जाएगा, ये वाला इलाका, ठीक है। इसी के बीच में जो भाग है इसको क्या कहते हैं, पाक की खाड़ी कहते हैं। तो ये जो है आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का हृदय स्थल माना जाता है, भारत का हृदय स्थल कौन माना जाता है, भारत का हृदय स्थल माना जाता है कौन। देखिए भारत का हृदय स्थल जो है वो माना जाता है, ऑप्शन एक है पठारी भाग को, ऑप्शन बी है मैदानी भाग, ऑप्शन सी है पर्वतीय भाग, ऑप्शन डी है तटीय भाग। भारत का हृदय स्थल कौन माना जाता है, बताइए। देखिए भारत का हृदय स्थल माना जाता है मैदानी भाग को, ठीक है। भारत का हृदय स्थल मैदानी भाग को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में पाए जाते हैं, विश्व में सर्वाधिक वन जो है वो किस देश में पाए जाते हैं, बताइए। विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन एक है ब्राजील, ऑप्शन बी है रूस यानी कि रशिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है कांगो। तो विश्व में सबसे अधिक जो है वन किस देश में पाए जाते हैं, तो बताइएगा आप लोग। देखिए विश्व में सर्वाधिक वन जो है वो पाए जाते हैं कहां पर, तो रूस में पाए जाते हैं, रशिया में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। हमने इसका एक स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर किया है, देखिए आप यहाँ पे, विश्व में सर्वाधिक वन रूस में सर्वाधिक है ना वन पाए जाते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए रूस में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, यहाँ आपको दिख जाएंगे 81,49,300 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद कनाडा में, उसके बाद ब्राजील में, उसके बाद अमेरिका में, और उसके बाद आपको चीन में मिल जाएंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मिल जाएगा, और उसके बाद अर्जेंटीना में, उसके बाद इंडोनेशिया में, और उसके बाद भारत में।